हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम आपसे बात करते हैं जो मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध चल रहे थे, उन संबंधों की हम आपसे बात कर रहे थे। तो उन संबंधों में हमने एक संबंध के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। वह हमारे पास में संबंध आया था नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की हमने आपसे बात कर ली थी। आज उसी को हम फिर आपसे आगे बढ़वाते हैं और फिर पुनः आगे हम चर्चा करते हैं इसी के साथ। तो मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करें तो हमारे पास में आज अगला जो संबंध आता है, अगली जो विचारधारा आती है, उस अगली विचारधारा की यदि हम आपसे बात करते हैं तो अगली विचारधारा हमारे पास में पॉसिबलिज्म की विचारधारा आती है, संभववाद की विचारधारा आती है। कल हम जो बात कर रहे थे आपसे वह नियतिवाद की बातें कर रहे थे, निश्चयवाद की बातें कर रहे थे कि निश्चयवाद की यदि हम आपसे बात करें कि निश्चयवाद किस प्रकार से, यदि हम बात करें आपसे कि निश्चयवाद किस प्रकार से यानी मानव को गौण साबित करने की कोशिश करता है, जिसको विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा बार बार नकारा गया है, बार बार यह कहा गया है कि पूर्ण रूप से यदि हम बात करते हैं कि प्रकृति जो है वह प्रकृति का मानव दास नहीं है, सेवक नहीं है, अनुचर नहीं है। अर्थात यानी मानव प्रकृति के साथ अपना तालमेल लेकर के और अपने विकास कार्यों को क्या करता है, अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाता है। यहाँ तक तो संभव होता है, लेकिन यदि हम इसके आगे की बात करें कि पूर्ण रूपेण यदि मानव प्रकृति पर संभव है तो ऐसा तो कहना खैर कतई संभव नहीं है। लेकिन भूगोलवेताओं के द्वारा जो ऐसे विचार व्यक्त किए गए हैं, यदि उन विचारों की हम आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आई हैं और उन विचारधाराओं की हम आपसे बात कर रहे हैं कि ये विचारधाराएं किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, किस प्रकार से ये एक दूसरे को शामिल कर रही हैं। हम बात करें बड़े से खटको दबाओ, लाइट आया है, बड़े से खटको। तो वहाँ क्या यदि हम बात करें संभववादी 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 जो विचारक हैं, संभववादी विचारक मुख्य रूप से यदि हम बात करते हैं आपसे कि संभववादी विचारकों ने जो भूगोल में जो हमारे को विभिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन्होंने कुछ संभावनाएं जाहिर की हैं। उन संभावनाओं के आधार पर यदि हम आपसे बात करते हैं तो यदि मुख्य रूप से यदि हम उनको शामिल करें, वह विचारधाराओं को यदि हम शामिल करते हैं, उन 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 विचारधाराओं को उन विचारधाराओं को उन विचारधाराओं को उन विचारधाराओं की यदि हम बात करते हैं तो उन विचारधाराओं के अनुसार हम आपको ये कह सकते हैं, उन विचारधाराओं के अनुसार हम आपको ये कह सकते हैं कि ये जो विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आई हैं हमारे पास में, इन विचारधाराओं के आधार पर हम आपसे बात करते हैं तो संभववादी जो विचारधारा है, इस संभववादी विचारधारा में पूर्ण रूपेण प्रकृति की सुनिश्चितता को स्वीकार नहीं किया गया है। इसमें मानव की संभावनाओं को तलाशा गया है। जब मानव की संभावनाओं को तलाशा गया है, मानव को इसमें महत्वपूर्ण माना गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो मानव की जो बौद्धिक क्षमता है, यदि हम मानव की बौद्धिक क्षमता की आपसे बात करते हैं तो मानव की बौद्धिक क्षमता का यहाँ पर क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। देखिए हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी, पॉसिबलिज्म की। यानी जो पॉसिबलिज्म की जो विचारधारा हमारे पास में आ रही है,
यदि उस विचारधारा की हम आपसे बात करते हैं कि यह विचारधारा किस प्रकार से मानव को क्या कर रही है, किस प्रकार से मानव को प्रभावित कर रही है, हम उस विचारधारा की आपसे बात कर रहे हैं। यह विचारधारा जो हमारे पास में आई है, यदि हम इसकी बात करें पेपर ये हमारा सेकंड है, यानी संभववादी जो विचारधारा है ना, ये मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है जो मानव पर्यावरण के जो पारस्परिक संबंधों की व्याख्या है। यदि मैं आपसे बात करूं, यानी मानव पर्यावरण के जो पारस्परिक जो संबंधों की व्याख्या है, वह पारस्परिक संबंधों की व्याख्या मानव के क्रियाओं और मानव के प्रयत्नों को महत्व देती है। किसको महत्व देती है? मानव के क्रियाओं और मानव के प्रयत्नों को महत्वपूर्ण से क्या देती है? मानव के प्रयत्नों को महत्व देती है। ठीक है ना, मानव की क्रियाओं और मानव के प्रयत्नों को यह महत्वपूर्ण से जब महत्व देती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि मानव इस प्रकृति में रह कर के क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या कार्यक्रम करता है, क्या क्या क्रियाएं करता है। मैं उन सभी क्रियाओं की आपसे बात कर रहा हूँ, उन सभी कार्यों की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए, हम उन कार्य मानव के द्वारा किए गए, अब हम उन कार्यों की बात करते हैं। उन सभी कार्यों की हम आपसे बात करते हैं कि वो कार्य कौन कौन से हैं। यह मानव भूगोल की प्रमुख विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? संभववादी विचारधारा मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं में शामिल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्व प्रमुख विचारधारा है ये मानव भूगोल में। यानी जो मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों की, यानी मानव और पर्यावरण के मध्य कौन से संबंध? मानव और पर्यावरण के मध्य जो पारस्परिक संबंध हैं, जो आपस के संबंध हैं, उन जो संबंध है उनकी व्याख्या में मानव प्रयत्नों यानी मानव और पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या में मानव के प्रयत्नों और उसकी जो क्रियाएं हैं, मानव प्रयत्नों और क्रियाओं की व्याख्या पर बल देती है। यानी मानव के द्वारा किए गए प्रयत्न और मानव के द्वारा किए गए जो यानी मानव की व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं पर क्या देती हैं? उन व्याख्याओं पर बल देने का कार्य किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, पूर्ण रूपेण हम ये कह सकते हैं कि मानव द्वारा जो किए गए जो कार्य हैं, यानी उन कार्यों का पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है, पर्यावरण के साथ जो तालमेल होता है, जो सामंजस्य होता है, उसका अध्ययन भूगोल की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को हम संभववादी विचारधारा या पॉसिबलिज्म की विचारधारा के नाम से संबोधित करते हैं। यानी 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने, कौन सी शताब्दी के पूर्वार्ध में? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने, कौन से भूगोलवेताओं ने? यानी फ्रांसीसी जो भूगोलवेता हैं, मैं उन भूगोलवेताओं के आपसे बात कर रहा हूँ हमारे पास में। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं, मैं उन भूगोलवेताओं के आपसे बात कर रहा हूँ कि उन भूगोलवेताओं के द्वारा जो फ्रांसीसी संप्रदाय है, भूगोल का कौन सा संप्रदाय है? यानी जो फ्रांसीसी संप्रदाय है, यानी मानव की स्वतंत्रता तथा मानव की कार्यकुशलता पर बल दिया। किस पर बल दिया? यानी मानव की स्वतंत्रता पर बल दिया तथा मानव की कार्यकुशलता पर बल देने का कार्य किया गया है। हम आपसे बात कर रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, जब 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है, मैं उसी समय की ही आपसे बात कर रहा हूँ। उस शताब्दी के पूर्वार्ध में मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करते हैं कि जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे, उन फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के द्वारा यदि हम आपसे बात करें, उनके द्वारा मानव की स्वतंत्रता पर और मानव की यानी कार्य कुशलता पर विशेष रूप से ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? यानी मानव की स्वतंत्रता पर। भाई मानव परतंत्र नहीं है, मानव स्वतंत्र है, मानव स्वतंत्र रहना चाहता है, अर्थात मानव की स्वतंत्रता पर। और मानव की स्वतंत्रता के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें, जो मानव की स्वतंत्रता है, उसके साथ साथ यदि हम आपसे बात करते हैं कि मानव की कार्य की कुशलता, कि मानव
इस प्रकृति के संसाधनों को काम में लेकर के इनका उपयोग करके कितनी कुशलता के साथ अपने कार्य की गति को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार के जो विचार आए वह 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आते हैं। यानी 20वीं शताब्दी का जो प्रारंभिक समय है उस 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय में हमारे पास में इस प्रकार के क्या आते हैं, हमारे पास में इस प्रकार के विचार आते हैं। यानी संभववाद का जन्म और विकास की यदि मैं बात करूं, देखो फैक्चुअल चीज़ें हमारे पास में आते हैं कि संभववाद का यदि मैं बात करूं आपसे कि संभववाद का जन्म एवं विकास, संभववाद का जन्म एवं विकास कहाँ पर होता है? संभववाद का जन्म एवं विकास फ्रांस में होता है। फ्रांस में क्या संभववाद का जन्म एवं विकास कहाँ पर हुआ? संभववाद का जन्म एवं विकास फ्रांस में हुआ। यानी संभववादी जो विचारधारा है उस संभववादी विचारधारा का विकास होता है या इसका बोर्न होता है। सबसे पहले इस प्रकार के विचार जो सामने आए इस विश्व पटल पर, तो सबसे पहले विचार आते हैं फ्रांसीसी स्कूल के द्वारा, यानी फ्रांसीसी संप्रदाय के द्वारा, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के द्वारा इस प्रकार के विचार हमारे सामने आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संभववाद की जो विचारधारा है उस संभववाद की विचारधारा का सबसे पहले जो प्रयास किया गया था, सबसे पहले इस शब्दावली का जो आगमन हुआ था कि पूर्ण रूपेण प्रकृति ही मानव पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है, मानव भी कुछ कार्य करने की या मानव भी कुछ प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, बेशर्त मानव को प्रयत्न करना होगा। अर्थात इस प्रकार की जो विचारधारा बिल्ड होती है यानी डेवलप होती है, तो वो कहाँ पर होती है? इस प्रकार की विचारधारा डेवलप होती है फ्रांस में। कहाँ पर यानी होती है? मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ। यानी संभववाद के जो जन्मदाता हैं, फादर है, यानी फादर ऑफ पॉसिबलिज्म हम विडाल डी लाप्लास को कहते हैं। यानी संभववाद के जो पिता हैं, यदि हम आपसे बात करें कि संभववाद के पिता, संभववाद के पिता विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास कहलाते हैं। यानी फादर ऑफ पॉसिबलिज्म, यानी फादर ऑफ पॉसिबलिज्म की यदि मैं आपसे बात करूं तो संभववादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा का यानी जो जन्म सबसे पहले फ्रांस में होता है, लेकिन इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं, इस विचारधारा को सॉलिड रूप में लाने वाले हैं विश्व मंच पर, यानी इस विचारधारा को यानी प्रकाशित करवाने वाले हैं, तो वो थे विडाल डी लाप्लास महोदय, विडाल डी लाप्लास महोदय। तो हम कहते हैं फादर ऑफ पॉसिबलिज्म, हम क्या कहेंगे? संभववाद के पिता। तो हम ये कह सकते हैं इनको कि फादर ऑफ पॉसिबलिज्म के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है ना, विडाल डी लाप्लास को, ठीक है ना, फादर ऑफ
क्या, पुष्पलीज, यानी संभववाद के पिता के नाम से भी हम विडाल्डी लाप्लास को जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले तो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले तो कौन थे? इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले तो विडाल्डी लाप्लास थे। लेकिन सबसे पहले इस शब्दावली का प्रयोग किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले संभववाद जो शब्दावली थी, इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले फेब्रे महोदय के द्वारा किया गया था। देखिए, यानी संभववाद का प्रयोग, देखिए संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फेब्रे के द्वारा किया गया। के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? संभववाद शब्दावली का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, यदि हम बात करें तो सबसे पहले प्रयोग फेब्रे महोदय के द्वारा संभववाद शब्द का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले संभववाद शब्द जो प्रचलन में आया था, सबसे पहले इस शब्दावली को रखा गया था, तो वह था फेब्रे महोदय के द्वारा। यदि हम इस शब्दावली की बात करते हैं कि इसको आगे बढ़ाने वाले थे, ये तो शब्द लेकर के आए थे, यदि इस शब्दावली को आगे बढ़ाने वाले थे, यदि इस शब्दावली की हम बात करें कि इस शब्दावली को जो आगे बढ़ाने वाले थे, यदि हम उसकी बात करते हैं तो इस शब्दावली को आगे बढ़ाने वाले यानी विडाल्डी लाप्लास महोदय थे। मात्र ये तो शब्दावली लेकर के आए थे कि संभववाद भी कोई होता है क्या, संभववाद भी पुष्पलिज्म भी है क्या, इस शब्दावली को लाने वाले तो थे कौन? फेब्रे महोदय। लेकिन इस शब्दावली को आगे बढ़ाने वाला विश्व मंच पर इसका यानी एक भूगोलवेत्ताओं तक इसकी आवाज़ पहुंचाने वाले, अर्थात यानी नियतिवाद को नकार करके और संभावना तलाशने वाले, यानी वो थे विडाल्डी लाप्लास महोदय। इस कारण से फादर ऑफ पुष्पलिज्म के नाम से भी हम विडाल्डी लाप्लास को क्या करते हैं, हम जानते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से बात करें कि संभववाद का जन्म और विकास भी कहाँ होता है? संभववाद का जन्म और विकास भी फ्रांस में ही होता है, ठीक है ना। यानी मानव प्रकृति द्वारा जो प्रस्तुत की गई जो संभावनाएं हैं, हम बात करें मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है। यानी मानव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं का स्वामी होता है। कौन होता है? मानव उनका स्वामी होता है। यानी मानव प्रकृति द्वारा प्रदान की गई संभावनाओं का स्वामी होता है। मानव क्या होता है? मानव प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जो संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, उन संभावनाओं का क्या होता है? उन संभावनाओं का स्वामी होता है। कौन होता है? मानव उन संभावनाओं का स्वामी होता है कि मानव प्रकृति के द्वारा जो प्रदान की गई जो संभावनाएं होती हैं, यानी क्या क्या मानव को अवसर मिले, तो क्या क्या मानव उस अवसर का लाभ उठा करके और किस किस कार्य की गति को क्या कर सकता है, किस किस कार्य की गति को आगे बढ़ा सकता है, किस किस कार्य की गति को आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, यानी ये संभावनाएं संभववाद में हमारे को मिलती हैं। अर्थात मानव यानी जो प्रकृति की संभावनाएं होती हैं, यानी प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का क्या होता है? स्वामी होता है।
तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है। यानी डिसीजन मेकर का जो कार्य किया जाता है ना, वह मानव के द्वारा ही किया जाता है। तथा उनके प्रयोग का निर्णायक होता है, तथा यानी उन संभावनाओं का जो प्रयोग किया जाता है, उन संभावनाओं का निर्णायक यानी जो डिसीजन मेकर होता है, वो डिसीजन मेकर कौन होता है? मानव ही होता है। अर्थात प्रकृति के द्वारा जो भी संभावनाएं प्रदान की जाती हैं, उन संभावनाओं का यानी प्रकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी कौन होता है? मानव होता है। अर्थात मानव ही इस चीज़ का निर्णय करता होता है कि मेरे को इस संभावना का प्रयोग करना है या इस संभावना का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार की जो विचारधारा हमारे पास में आई है, तो इस प्रकार की विचारधारा को जो हम आपसे बात कर रहे हैं, यह विचारधारा हमारे पास में आती है संभववादियों। अर्थात प्रकृति के द्वारा मानव को जो संभावनाएं जो प्रस्तुत की गई हैं, उन संभावनाओं का स्वामी होता है, मानव स्वामी होता है, क्योंकि मानव के द्वारा ही उनका कंज्यूम किया जाएगा, मानव के द्वारा ही उनका उपभोग किया जाएगा। इस कारण से मानव मालिक होता है उन संभावनाओं का। प्रकृति मात्र मानव को अवसर प्रदान करती है, उन अवसरों को भुनाने का कार्य, उन अवसरों का यानी समय रहते उनका उपभोग करने का कार्य मानव के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम बात करें आपसे, जो यानी अंतिम निर्णय की शक्ति होती है, जो यानी अंतिम निर्णय की शक्ति होती है, वह अंतिम निर्णायक शक्ति का जो स्वामी होता है, वह स्वामी कौन होता है? मानव होता है, न कि प्रकृति होती है। जिनके अनुसार, संभववादियों के अनुसार, संभववाद किसी निश्चित स्थान या प्रकृति में प्रत्येक स्तर पर संभावना को दर्शाता है। संभववाद प्रकृति में, हम बात कर रहे हैं किसकी? संभववाद की। तो संभववाद किसमें? संभववाद किसमें? हम बात कर रहे हैं आपसे संभववाद की। तो यदि हम संभववाद की आपसे बात करें कि संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन पर आधारित है। किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में, यानी जो संभववाद होता है, वह संभववाद प्रकृति में किसी निश्चित स्थान पर, यानी जो संभववाद होता है, यदि मैं संभववाद की आपसे बात करूं, तो संभववाद क्या करता है? संभववाद यह करता है कि संभववाद जो प्रकृति में, यदि मैं बात करूं कि संभववाद किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर संभावना के दर्शन प्राप्त करता है। यानी प्रकृति में प्रत्येक स्थान और प्रत्येक चरण पर, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक चरण पर, यानी प्रत्येक स्थान से संबंधित है कि यानी इस पृथ्वी का धरातल किसी भी रूप में हो, प्रत्येक चरण और प्रत्येक स्थान पर यानी संभावना के दर्शन प्राप्त करता है। यानी इस प्रकृति में किसी भी प्रकार का यानी इसका फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर हो, चाहे कहीं पर पर्वत हो, चाहे पर कहीं पर पठार हो, कहीं पर मैदान हो, नदियाँ हो, झील हो, तालाब, जैसे भी यहाँ पर स्थलाकृति होता है, तो प्रत्येक यहाँ की जो यहाँ के स्थलाकृति होती है, उसके मानव प्राकृतिक जो संरचनाएं होती हैं, उन प्राकृतिक संरचनाओं का क्या करता है? मानव उन प्राकृतिक संरचनाओं का दर्शन करता है, और दर्शन प्राप्त करके मानव वहाँ पर अवसर को तलाशता है, अवसर का चयन करता है। कैसे चयन करता है? कि मानव जिस स्थान विशेष पर रह रहा है, वहाँ की प्रकृति से बहुत भली भांति वाकिफ होता है, यानी उस प्रकृति से बहुत भली भांति जानकार होता है। किस प्रकार से जानकार होता है? कि मानव जिस स्थान पर रहता है, उस स्थान विशेष का वहाँ का जो फिजियोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, यानी वहाँ के जो भौगोलिक जो स्थिति है उस स्थान विशेष की, यदि उस स्थान विशेष के अपन भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो उस भौगोलिक स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होता है कि यहाँ पर मेरे को अनुकूलन करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी होंगी प्रकृति के अनुसार, अर्थात प्रकृति मेरे को किस प्रकार के अवसर प्रदान कर रही है, उन अवसरों के अनुसार ही मैं मेरे जीवन की विकास और उन्नति की जो गति है,
इस गति को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। इसलिए वह वहाँ के यानी जो प्राकृतिक जो स्थान होते हैं उन प्राकृतिक निश्चित स्थान और प्रकृति के प्रत्येक चरण में संभावनाओं के दर्शन करता है। अर्थात मानव एक विकट से विकट जो परिस्थितियाँ होती हैं यानी विषम से विषम परिस्थितियाँ होती हैं उनमें भी संभावनाओं को तलाश लेता है। उनमें भी संभावनाओं को मानव इसलिए तलाश लेता है कि मानव इस बात से भली भांति वाकिफ होता है, भली भांति जानकार होता है कि मैं जिस स्थान विशेष पर भौतिक वातावरण के या भौतिक तत्वों के मैं संपर्क में हूँ यानी यह तत्व मैं यहाँ पर इनका किस प्रकार से उपभोग करूँ कि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा प्रकृति के समीप जाने का जो उद्देश्य है, मेरी आवश्यकता है, मेरी इस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो मानव उन विकट समस्याओं में भी चाहे मानव के अनुकूल हो चाहे मानव के प्रतिकूल हो, तो चाहे मानव के अनुकूल और चाहे मानव के प्रतिकूल हो, मानव वहाँ पर क्या तलाशता रहता है, मानव वहाँ पर संभावनाएं तलाशता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव यानी किसी निश्चित स्थान तथा प्रकृति में प्रत्येक चरण पर क्या प्राप्त करता है, संभावना के दर्शन करता है। अर्थात संभावना के दर्शन प्राप्ति करता रहता है। अर्थात संभववादी उपागम के जो जनक हैं, संभववादी उपागम के या विचारधारा के जो जनक हैं, तो संभववादी विचारधारा या उपागम के जनक तो विडाल्डी लाप्लास महोदय हैं, अर्थात जो फ्रांसीसी विचारधारा के हैं जिनको फादर ऑफ पॉसिबिलिज्म के नाम से भी जानते हैं। यानी इनकी बुक का नाम है जो 1922 में प्रकाशित हुई थी, यानी मानव भूगोल के सिद्धांत। देखिए हम बात करते हैं आपसे कि संभववादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा के जनक ब्लास महोदय ने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत यानी मानव भूगोल के क्या प्रिंसिपल ऑफ
ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1922 में, जिसका प्रकाशन 1922 में मानव पर्यावरण संबंधों मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं मानव पर्यावरण। देखिए, संभववादी विचारधारा के जनक ब्लास महोदय ने अपने पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जिसका प्रकाशन 1922 में होता है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी हम बात करते हैं, यानी मैं पर्यावरण संबंधों में, यानी उसमें पर्यावरण संबंधों के बारे में बताया गया है। उस पर्यावरण संबंधों के बारे में जिस बुक में मानव भूगोल के सिद्धांत में बताया गया है, तो उसमें क्या लिखा है कि उसने संभववादी जो उपागम है ना, अप्रोच है, यानी उसका मार्ग भी प्रशस्त किया है। उसके बारे में भी अपने सुझाव दिए हैं, अपने विचार रखे हैं कि हाँ, अब प्रकृति में ऐसी संभावनाएं हैं, यदि मानव चाहे तो उस अवसर को भुना सकता है, उस अवसर का लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रकृति के साथ यदि मानव सहयोगात्मक रवैया अपनाता है, सहयोगात्मक भावना को अपना करके मानव चाहे तो इस प्रकार के कार्यों को क्या दे सकता है, इस प्रकार के कार्यों को गति प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की जो विचारधारा हमारे सामने आती है, इस प्रकार की विचारधारा की यदि हम आपसे बात करते हैं तो यही विचारधारा यानी आगे जा कर के संभववादी विचारधारा के रूप में विकसित होती है। इस प्रकार की जानकारी यानी संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक या फादर यानी विडाल डी लाप्लास महोदय यानी अपने बुक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में इस प्रकार की जानकारी क्या करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। ब्लास के अनुसार प्रकृति एकमात्र परामर्शदात्री के रूप में, एक एडवाइज़र के रूप में है, एक एडवाइस दे सकती है हमारे को। ब्लास महोदय ये कहते हैं कि प्रकृति मात्र किस रूप में है, प्रकृति मात्र एक एडवाइजरी के रूप में है, एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में ही है। आप ये कहें कि आप पूर्ण रूपेण मानव पर कंट्रोल करने का कार्य प्रकृति के द्वारा किया जाता है, तो हम विचारधारा को नहीं मान सकते हैं। हम इस विचारधारा को इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि मानव इस प्राकृतिक, इस पर्यावरणीय वातावरण में रह करके प्रकृति ने मानव को जो एडवाइजरी प्रदान की है, यानी उस एडवाइजरी का पालन करके मानव अपने कार्यों को आगे बढ़ा
सकता है, जब मानव इन कार्यों को क्या कर सकता है, मानव इन कार्यों को जब आगे बढ़ा सकता है, यानी इन्हें विकास संबंधों को मानव आगे बढ़ा सकता है, तो विकास संबंधों को मानव आगे कैसे बढ़ा सकता है कि जब प्रकृति उसको मार्ग प्रशस्त करे। तो विडाल्डी, लाप्लास, मोदे भी ये कह रहे हैं कि प्रकृति मानव के लिए एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है, एक एडवाइजरी यानी एक एडवाइस करने का कार्य करती है, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य परामर्श को मानने के लिए क्या नहीं है, लेकिन मनुष्य परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी बाउंडेड नहीं कर सकती है प्रकृति कि मात्र प्रकृति मानव को परामर्श उपलब्ध करवा सकती है, परामर्श दे सकती है। मानव सही लगे तो उस परामर्श को मान सकता है, और सही नहीं लगे तो मानव उस परामर्श को नहीं मान सकता है। अर्थात वह मानव पर डिपेंड करता है कि मानव को प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाया परामर्श कितना उचित लगता है और कितना मैंने उपलब्ध करवाया परामर्श अनुचित लगता है, ठीक है ना। यानी वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, वह कौन, मानव प्रकृति में अपने आवश्यकताओं की जो पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। मानव प्रकृति में अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रकृति के साथ अनुकूलन करके और उसको परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यानी प्रकृति को जो परिवर्तित करने की जो क्षमता रखता है, वह क्षमता कौन रखता है, वह क्षमता मानव रखता है। क्या रखता है कि मानव यानी प्रकृति में जो अपने आवश्यकताएं होती हैं, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं, देखो मानव की आवश्यकताएं असीमित आवश्यकताएं हैं, उन असीमित आवश्यकताओं को मानव पूरा कैसे कर सकता है। यदि मैं उनकी बात करूं कि मानव सबसे पहले उस आवश्यकता को सबसे पहले आगे लाता है जो मानव की प्राइमरी नीड्स होती है, जो मानव की प्राथमिक आवश्यकता होती है। मानव की प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति सबसे पहले होनी चाहिए, उसके बाद में मानव की जो गौण आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। अर्थात मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रकृति में आवश्यक अनुकूलन करके और उसको और उसको परावर्तित करने का क्या कार्य करता है, और उसको परावर्तित करने का कार्य करता है। अर्थात मानव के द्वारा जो यानी परावर्तित करने का जो कार्य किया जाता है, अर्थात वह प्रकृति में रह करके यानी परावर्तित करने यानी परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। किसको परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है, प्रकृति को परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है, कि जिससे कि इजी गोइंग आसानी से जो मानव की आवश्यकता है उस मानव की आवश्यकता की क्या होती रहे, मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती रहे। मानव इस प्रकार की प्रक्रिया को प्रकृति के साथ अपनाने का प्रयास करता है, अर्थात अपनाता है। यानी विलास मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानता है। क्या मानता है, एक यानी फिजियोग्राफी फैक्टर मानता है, एक भौगोलिक कारक मानता है जो क्रम प्रधान और कृत प्रधान है। यानी विलास देखिए कि विलास मानव को एक ऐसा कारक मानता है जो क्रम प्रधान एवं
एवं क्या हो एवं कृत प्रधान एवं कृत प्रधान। देखिए, यानी ब्लास मानव को एक ऐसा कारक मानता है, कैसा कारक मानता है, यानी ब्लास मानव को एक ऐसा कारक मानता है जो क्रम प्रधान एवं कृत प्रधान दोनों ही हो, यानी एक्टिव भी हो और वह चीज पॉसिबल भी हो। कृत प्रधान का मतलब, यानी हम बात करते हैं कि वही कृत प्रधान हो, यानी वही कृत प्रधान हो और कृत प्रधान के साथ साथ पैसिव हो, अर्थात वह मानव क्रम प्रधान होगा। क्रम प्रधान होगा तो ही मानव कृत प्रधान होगा। यानी कृत का मतलब उस कार्य को संपूर्णता की ओर लेकर के जाने की क्षमता को रखेगा। अर्थात ब्लास महोदय ने ऐसा कहा है कि मानव एक ऐसा भौगोलिक कारक है, मानव एक ऐसा भौगोलिक कारक है जो क्रम प्रधान भी है और जो मानव कृत प्रधान भी है। दोनों ही प्रकार का प्रधान है। यानी क्रम प्रधान का मतलब वह है एक्टिव भी है, यानी एक्टिव भी है, और इसी के साथ साथ हम यदि आपसे बात करते हैं वो कृत प्रधान का मतलब वो पैसिव भी है। अर्थात मानव यदि क्रम करेगा तो उस कार्य को संपूर्णता की ओर लेकर के जाने की क्षमता को रखेगा। लेकिन मानव कार्य ही नहीं करेगा तो मानव उस कार्य को संपूर्णता की ओर लेकर के जाने की क्षमता कैसे रख पाएगा? ये तो एक असंभव सी बात है ना। हम आगे बात करते हैं। कार्ल सावर महोदय ने भी मानवीय क्षमता एवं कौशल को, यानी कार्ल सावर जो महोदय हैं, यानी कार्ल सावर महोदय जिन्होंने विभिन्न प्रकार के यानी कल्चरल लैंडस्केप का प्रयोग किया है, यानी कल्चर ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो वह कार्ल सावर महोदय का नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में हमारे पास में आता है। कार्ल सावर ने भी मानवीय कौशल तथा क्षमता को यानी महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा के अनुरूपता पर बल दिया है। यानी संभववादी विचारधारा के अनुकूलन पर बल दिया है। एक तो मानव का कौशल और एक मानव की क्षमता, दो चीज़ों पर उसने ध्यान दिया। यदि उन दो चीज़ों की हम आपसे बात करते हैं, एक तो मानवीय श्रम और एक मानवीय श्रम के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं, एक तो मानवीय श्रम और एक हम बात करें एक मानवीय कौशल की, दो चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। एक तो हम आपसे बात कर लेते हैं मानवीय श्रम और एक हम मानवीय श्रम के साथ साथ हम आपसे बात कर लेते हैं मानवीय कौशल की। अर्थात मानव विभिन्न प्रकार के टेक्निक्यूज का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? विभिन्न प्रकार के टेक्निक्यूज का प्रयोग करके क्या करता है? मानव विभिन्न प्रकार के टेक्निक्यूज का प्रयोग करेगा और विभिन्न प्रकार की जो तकनीकियां हैं उन तकनीकों का जब मानव प्रयोग करेगा तो तकनीकी का प्रयोग करने के बाद में ही मानव विभिन्न प्रकार की क्या रखता है? मानव विभिन्न प्रकार की क्षमता रखता है। मानव विभिन्न प्रकार की क्षमता रखता है। अर्थात मानव के पास में विभिन्न प्रकार की क्षमता रखने की एक पावर होता है। क्या होता है? कार्ल सावर महोदय कहते हैं जब तक मानव अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक मानव अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा और मानव जब तक अपने कौशल, अपने स्किल्स का प्रयोग नहीं करेगा तो प्रकृति में संभावनाएं किस प्रकार से तलाशेगा? प्रकृति में संभावनाएं मानव तभी तो तलाश सकता है ना
जब वही मानव क्या करेगा, जब वही मानव प्रकृति में मानवीय श्रम और क्षमता की सहायता से और कौशल की सहायता से धीरे धीरे इन भौतिक जो तत्व हैं प्रकृति के, इन भौतिक तत्वों का दोहन करेगा, इन भौतिक तत्वों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इन भौतिक तत्वों की ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक तत्वों का प्रयोग करेगा। तो भौतिक तत्वों का प्रयोग करके ही तो मानव अपने संभावनाओं को तलाश सकता है। अर्थात उन्होंने अपने पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी, देखिए कार्ल सावर ने अपनी पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी, कार्ल सावर ने अपने पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी में कार्ल सावर ने यानी अपनी पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी में कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव एवं प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे। प्रभाव के बदले क्या करने लगे, यानी कार्ल सावर ने अपने पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी में, कौन सी ज्योग्राफी में, यानी कार्ल सावर ने अपने पुस्तक कल्चर ज्योग्राफी में, यानी कल्चर ज्योग्राफी में नियतिवादियों के लिए, यानी निश्चयवादियों के लिए कहा है कि वे नियंत्रण के बदले तो प्रभाव, किसके बदले, वे नियंत्रण के बदले तो प्रभाव, क्या कि वे नियंत्रण के बदले तो क्या रखते हैं, प्रभाव,
नियंत्रण के बदले तो प्रभाव एवं प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे। कौन है? नियतिवादी। नियतिवादी नियतिवादी पहले ये कहते थे कि मानव प्रकृति के नियंत्रण में है, तो वो बाद में कहने लगे, जैसे ही यह विचारधारा सामने आई तो वो कहने लगे कि मानव प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, प्रकृति का प्रभाव मानव पर पड़ता है। नियंत्रण शब्द को तो हटा दिया, अब वो प्रभाव शब्द को अप्लाई करने लग गए। फिर आगे कहने लगे प्रभाव के बदले समायोजन। अब जैसे ही प्रकृति का मानव पर प्रभाव पड़ता है तो मानव ने प्रकृति के साथ क्या किया? समायोजन किया, अर्थात प्रकृति ने मानव के साथ और मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन किया। अर्थात धीरे धीरे नियतिवादियों के शुरू में परिवर्तन होने लग गया। नियतिवादी भी ये मानने लग गए कि प्रकृति का पूर्ण रूप से मानव पर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। हाँ, प्रभाव डाल सकती है और प्रभाव से समायोजन की स्थिति तो उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप दास, सेवक, अनुचर की बात करें, ये तो एक उचित बातें नहीं है। ब्लास के ही शिष्य थे ब्रुन्स ने संभववाद के समर्थक थे, यानी विडाल डी लाप्लास महोदय के जो शिष्य थे, यदि मैं उनकी बात करूं, वह शिष्य कौन थे? वह शिष्य हमारे पास में आते हैं। कौन? वह शिष्य हमारे पास में आते हैं जीन ब्रुन्स महोदय। कौन आते हैं? शिष्य हमारे पास में जीन ब्रुन्स महोदय आते हैं। तो यदि मैं जीन ब्रुन्स महोदय की आपसे बात करूं, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, तो वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं कर सकता है, कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं कर सकता है, यानी चुपचाप सहन नहीं कर सकता है, वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। किसके अनुसार? यानी जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार। देखिए जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार जीन ब्रुन्स ने कहा है कि मानव या मनुष्य के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं यानी जीन ब्रुन्स ने कहा है कि मानव अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है, वरन उसे परिवर्तित करने के लिए क्रियाशील रहता। देखिए जीन ब्रुन्स ने कहा है कि मानव अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? चुपचाप सहन नहीं कर सकता है, वरन उसे परिवर्तित करने की क्या रखता है, यानी वरन उसे परिवर्तित करने के लिए क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। कि मानव अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जैसा वातावरण का प्रभाव हो मानव उसको सहन करता रहे, नहीं, मानव उसको सहन नहीं कर रहा है। मानव उस वातावरण में क्रियाशील है, मानव एक्टिव है। अभी हमने लिखा है ना, ये रहा मानव क्रम प्रधान है और मानव एक्टिव है वहाँ पर।
जब मानव उस वातावरण में क्या है, मानव उस वातावरण में एक्टिव है, तो एक्टिव रह करके क्या कर रहा है, उसको यानी परिवर्तित करने के लिए क्या है, मानव वहाँ पर क्रियाशील है। मानव किसको परिवर्तित कर रहा है, मानव वातावरण को परिवर्तित कर रहा है। तो मानव वातावरण को परिवर्तित करने के लिए उस वातावरण में मानव क्या रहता है, मानव उस वातावरण में क्रियाशील रहता है। क्या रहता है, मानव उस वातावरण में क्रियाशील रहता है। हम ईसा बोमेन महोदय के अनुसार उनके चिंतन की बात करते हैं। जो ईसा बोमेन महोदय हैं, यानी ईसा बोमेन के अनुसार चिंतन एवं विचारधारा का यानी उत्थान एवं पतन से क्या रहा है, उत्थान एवं पतन से गहरा संबंध रहा है। यानी जो मानवीय विचारधारा है, उस मानवीय विचारधारा की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, इस मानवीय विचारधारा का यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो मानव सभ्यता का उत्थान और मानव सभ्यता के पतन पर यानी गहरा प्रभाव रहा है। अर्थात जो मानव की सभ्यताएं हैं, तो मानव सभ्यता का विकास प्रकृति में ही तो होता है ना। मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, मानव क्रियाशील रहा तभी ही तो मानव सभ्यता का विकास हुआ ना। जब हम कह रहे हैं कि मानव क्रियाशील रहा और वहाँ पर मानव सभ्यता का विकास कर लिया मानव ने, जब मानव सभ्यता का विकास मानव ने वहाँ पर कर लिया, तो हम ये बात कर सकते हैं उस सभ्यता के उत्थान के बारे में और उसके पतन के बारे में। और यानी वहाँ के प्राकृतिक जो वातावरण की शक्तियाँ हैं, उस वातावरण की प्राकृतिक शक्तियों के संबंध के साथ साथ, यानी उस प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों के संबंध के साथ साथ, यानी कभी भी संभावनाओं को पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं कि प्रकृति के द्वारा यानी प्रकृति के प्रभाव के द्वारा उन मानव सभ्यता, उन ह्यूमन सिविलाइजेशंस को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए, पूर्ण रूप से उसको पूर्ण रूपेण डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं था। ऐसा तो इसलिए हुआ कि विविध प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही थी, उन प्राकृतिक घटनाओं के साथ वह मानव सभ्यताएं थी, वह समायोजित नहीं हो पाई। और जो समायोजित हो गई, उन्होंने तो अपने आप के अस्तित्व को बचा लिया, और जो समायोजित नहीं हो पाई, उनका अस्तित्व इस प्रकृति से क्या हो गया, इस प्रकृति से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। अर्थात वे मानवीय समूह द्वारा त्यागी एवं अपनाई जाती हैं। यानी इस प्रकार की जो विचारधारा है, इस प्रकार की विचारधारा मानव समूह के द्वारा त्यागी जाती है और मानव समूह के द्वारा अपनाई जाती है। यानी मानव समूह के द्वारा ही त्यागी जाती है और मानव समूह के द्वारा ही अपनाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि संभववादियों ने नियतिवादी जो विचारधारा के लोग थे, उनका कट्टर आलोचना की है, उनका कट्टर विरोध किया है कि प्रकृति में सब कुछ ऐसे ही थोड़ी संभव है। प्रकृति में हम इस प्रकार से करने की भी तो क्षमता रखते हैं ना, प्रकृति में ऐसा भी तो हो सकता है ना। सब आप जैसा कहना चाह रहे हो वैसे ही थोड़ी ही संभव होता है। प्रकृति में इस प्रकार की विचारधारा भी क्या है, इस प्रकार की विचारधारा भी तो संभव है ना। अब हम बात करते हैं संभववाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म और पॉसिबलिज्म की मैं आपसे बात करूं तो चलो हम आगे की ओर टॉपिक को बढ़ाते हैं और हम जो संभववाद की जो आलोचना है, उस संभववाद की हम आलोचनाओं के बारे में हम आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार से, यानी जो संभववाद की जो आलोचनाएं हैं, यदि उस आलोचनाओं की यदि हम आपसे बात करते हैं तो किस प्रकार से यह आलोचनाएं यानी इस प्रकार की विचारधारा को क्या करती हैं, यानी पीछे धकेलने या आगे बढ़ाने का काम करती हैं। देखिए, संभववाद संभववाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म और पॉसिबलिज्म, ठीक है ना। संभववाद की हम आलोचना की आपसे बात कर लेते हैं। यानी संभववादी जो विचारक थे, उन संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर क्या किया, प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया है।
डायरेक्ट उन्होंने प्रहार किया, उन्होंने पूर्ण रूप से नकार दिया कि प्रकृति का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं, ऐसे थोड़ी था। यानी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा। यानी संभववादियों ने, यदि हम संभववादियों की बात करें, संभववादी विचारकों ने प्रकृति पर क्या किया, प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, और प्रत्यक्ष प्रहार करने के कारण से जब उन्होंने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, तो प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार करने के कारण से यदि हम आपसे बात करें कि उनको यानी इन संभववादियों को, किनको, मैं इन संभववादियों की आपसे बात करता हूँ, इन संभववादियों को यानी जगह जगह पर क्या होना पड़ा, आलोचना का शिकार होना पड़ा। आलोचना का शिकार होना इसलिए पड़ा, इन्होंने यानी जो हमारे पास में ये जो संभववादी आ रहे थे, इन्होंने पूर्ण रूप से प्रकृति की उसको नकार दिया, यानी प्रकृति के उस प्रभाव को नकार दिया। इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के प्रभाव को नकार दिया कि हमारे जीवन पर तो किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव प्रकृति का क्या नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। प्रकृति का हमारे जीवन के ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसका मतलब हमारे जीवन पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूर्ण रूपेण आप तो नकार रहे हो। इस कारण से इस विचारधारा के समर्थकों को बहुत से स्थान पर आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने पूर्ण रूपेण प्रकृति के प्रत्यक्ष प्रभाव को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, नकार दिया कि हमारे ऊपर तो, हमारी विचारधारा के पर तो किसी प्रकार का प्रकृति का कोई प्रभाव होता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं इस प्रकार के प्रभाव को। यानी जो संभववाद के जो कट्टर समर्थक थे, ला फेब्रे महोदय, यानी जिन्होंने सबसे पहले संभववादी विचारधारा का जो शब्द था संभववाद, पॉसिबलिज्म, यानी इस शब्द को सबसे पहले लेकर के आए थे। यानी कट्टर समर्थक ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को क्या कर लिया था, ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। यानी संभववाद के कट्टर समर्थक ला फेब्रे ने भी यानी पर्यावरणीय शक्तियों को क्या कर लिया था, यानी संभववाद के कट्टर समर्थक शब्द यही लेकर के आए थे, ने भी पर्यावरणीय शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। वे लिखते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरणीय प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता। ला फेब्रे ने भी, हम बात करें कि ला फेब्रे ने नियतिवादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया था, यानी को स्वीकार कर लिया था। और कहा, ने भी इसको स्वीकार कर लिया था और कहा मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से, अपने
पर्यावरण के प्रभावों से मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता है। देखिए, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता है। क्या नहीं रह सकता है? पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता है। लाफेब्रे ने नियतिवादी विचारधारा को स्वीकार कर लिया था और कहा मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता है। यानी से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता है। यानी हम ये कैसे कह सकते हैं कि मानव पर पूर्ण रूपेण पर्यावरण के प्रभाव नहीं पड़ेंगे, मानव पर्यावरण के बिना रह जाएगा, मानव अपने आप को स्वतंत्र रख लेगा? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है कि मानव अपने आप को क्या रख लेगा, मानव अपने आप को स्वतंत्र रखने की क्षमता रखेगा। इस प्रकार से तो संभव नहीं है। इस प्रकार से तो हम नहीं कह सकते हैं कि मानव पूर्ण रूपेण अपने आप को क्या रखने की क्षमता रखता है, मानव पूर्ण रूपेण अपने आप को स्वतंत्र रखने की क्षमता रखता है। प्रकृति के बिना, पर्यावरण के बिना नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति के बिना मानव का क्या नहीं है, क्योंकि प्रकृति के बिना मानव का अस्तित्व ही संभव नहीं है। यानी जो संभववादी विचारधारा के लोग थे, वह संभववादी विचारधारा के लोग यानी प्रकृति की शक्तियों को या प्रकृति के प्रभाव को, यानी संभववादी यानी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे। यानी संभववादी यानी जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी, उन प्राकृतिक शक्तियों को क्या समझने लगे थे, उन प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे। लेकिन कुमारी सैंपल का कथन इस संदर्भ में उपयुक्त सिद्ध होता है। यानी संभववादी प्राकृतिक शक्तियों को नगण्य समझने लगे थे, लेकिन नगण्य तो समझने लगे, इसी दरमियान यानी कुमारी सैंपल महोदय ने, एलन चर्चिल सैंपल महोदया ने एक टिप्पणी कर दी थी, यानी एक तर्क दिया था, और वह तर्क सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने विषय का कोलाहल करता है। मनुष्य अपने विषय का क्या करता है? कोलाहल, हल्ला करता है, अर्थात मनुष्य अपने विषय में कोलाहल करता है। कोलाहल का मतलब मनुष्य अपने विषय में कोलाहल कैसे कर सकता है? तो मनुष्य अकेला थोड़ा ही कर सकता है, मनुष्य को किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता तो होगी ना। तो मनुष्य अपने विषय में कोलाहल कर सकता है। तो मनुष्य ने प्रकृति का साथ लेकर के और अपने को मजबूती के साथ पेश किया है। किसका साथ लेकर के? प्रकृति का साथ लेकर के और अपने को मजबूती के साथ पेश किया। मनुष्य अपने विषय में कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रह करके करती है। उन्होंने ऐसा कहा है, सैंपल महोदय ने ऐसा कहा है कि मनुष्य अपने विषय में कोलाहल करता है, जबकि प्रकृति अपना कार्य मौन रह करके करती है। क्या प्रकृति में किसी प्रकार के कार्य नहीं होते हैं? यदि प्रकृति में किसी प्रकार के कार्य नहीं होते तो दिन रात का बनना, ऋतु सीजनल चेंज, इस प्रकार के परिवर्तन कैसे होते? अर्थात इस प्रकार के परिवर्तन कैसे होते? यदि प्रकृति अपने स्थान पर मौन रहती तो दिन के दिन ही होते, रात की रात ही होते, ऋतु का बनना ही नहीं होता, ऋतु बनती ही नहीं। इस प्रकार से हम ये कैसे मान सकते हैं कि क्या प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता? लेकिन प्रकृति अपने सभी प्रकार के कार्यों को मौन रह करके करती है।
और मानव अपने कार्यों को शोर शराबे के साथ और कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबे के साथ करता है। तो प्रकृति में और मानव में इस प्रकार से अंतर होता है विचारधारा का। अर्थात मानव के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो तो शोर शराबे के साथ किया जाता है, हो हल्ले के साथ किया जाता है, बल्कि प्रकृति जिस कार्य को संपादित करती है उस कार्य को पूर्ण रूपेण मौन होकर के उस कार्य को क्या करती है। विभिन्न संभववादी विचारकों ने इस कथन का पुरजोर समर्थन किया है। यानी विभिन्न प्रकार के जो संभववादी विचारक थे उन संभववादियों ने इस विचार का पुरजोर समर्थन किया है कि मानव एक महान शक्ति है। यानी मानव एक क्या है, मानव एक महान शक्ति है। हाँ, तो इस बात को तो हम भी मान रहे हैं कि मानव एक महान शक्ति है। हम ये बात कैसे नकार सकते हैं कि मानव एक महान शक्ति नहीं है। प्रकृति की कठोर विषम स्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की यदि कोई प्राणी क्षमता रखता है तो उसमें ये ह्यूमन बॉडी है, ये मानवीय है, जो यानी इन विषम परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। मानव एक महान शक्ति है जिससे वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मानव एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रकृति पर क्या प्राप्त कर सकता है, जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्या रखता है, जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अर्थात मानव वह शक्ति है, अर्थात मानव वह शक्ति है जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्या रखता है, जो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो हम मानव को कम नहीं आंक सकते हैं। अर्थात प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों का जो दोहन किया गया है वह मानव के द्वारा ही किया गया है। तो हम इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि प्रकृति एक महान शक्ति है, मानव एक महान शक्ति नहीं है। मानव एक महान शक्ति है यदि परिवर्तन की क्षमता है, लेकिन परिवर्तन मानव कब कर सकता है, यानी प्रकृतिवादियों का सहयोग लेकर के कर सकता। लेकिन संभववादियों ने इसको पूर्ण रूप से नकार दिया है कि मानव इतनी बड़ी शक्ति है कि मानव को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मानव ही ऐसा परिवर्तन कर सकता है। तो हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। स्वयं संभववादी विचारकों ने भी स्वीकार कर लिया कि मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी स्वयं इस बात को तो स्वीकार किसने कर लिया, स्वयं इस बात को तो स्वीकार यानी संभववादियों ने भी कर लिया। और संभववादियों ने भी ऐसा ही कहा है। संभववादियों ने क्या कहा है कि संभववादियों ने ये कहा है कि मानव एक ऐसी शक्ति है, मानव क्या है कि मानव एक ऐसी शक्ति है कि मानव के विभिन्न प्रकार के जो पक्ष होते हैं, यानी मानव के विभिन्न प्रकार के पक्षों पर यदि हम बात करें कि मानव के विभिन्न प्रकार के जो पक्ष होते हैं, मानव के विभिन्न प्रकार के पक्षों पर जो प्रभाव पड़ता है वह प्रभाव पर्यावरणीय शक्तियों का पड़ता है। इस बात को तो संभववादी भी स्वीकार करते हैं, संभववादी इस बात को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतना ही मान रहे हैं कि नहीं, प्रकृति का तो हमारे जीवन में कोई योगदान है ही नहीं, जो भी कुछ कर रहा है वो सारा ही मानव कर रहा है। यानी प्रकृति तो हमारे लिए नग्न है, प्रकृति तो हमारे लिए गौण है, प्रकृति का तो कोई योगदान है ही नहीं, जिसको मद्देनजर रखते हुए ही विकास करता है। मानव यानी इस नियतिवादी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए ही क्या करता है, मानव इस नियतिवादी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए यानी उसके महत्व को भी कायम रखते हुए अपने विकास को क्या करता है, अपने विकास की गति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। स्पष्ट है कि न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी हैं, न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी हैं। हम ये कह सकते हैं कि स्पष्टतः न तो प्राकृतिक शक्तियाँ ही क्या हैं, सर्वप्रभावी हैं, और न ही मानव भूगोल का विजेता है, और न ही मानव भूगोल का विजेता है। न तो मानव भूगोल का विजेता है और न प्राकृतिक शक्तियाँ ही सर्वप्रभावी है। अर्थात दोनों का अपने अपने जगह पर पूर्ण रूपेण क्या है, दोनों का अपने अपने जगह पर पूर्ण रूपेण योगदान है। प्रकृति का प्रकृति के स्थान पर महत्व है तो मानव का मानव के स्थान पर महत्व है। न तो प्रकृति अपने आप में क्या है, न तो प्रकृति अपने आप में सर्वप्रभावी है और न मानव पर प्रकृति पर विजेता है। अर्थात हम ये नहीं कह सकते
कि मानव ने प्रकृति पर पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त कर ली। तो फिर पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त कर ली तो संभववादी ये क्यों नहीं कहते कि विभिन्न प्रकार की भौतिक शक्तियों को नियंत्रण करने की क्षमता फिर संभववादियों के हाथ में क्यों नहीं है? तो हम कैसे नकार सकते हैं कि नियतिवादी विचारधारा का पूर्ण रूपेण यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों ही विचारधाराएँ आपसी संबंध एवं परस्पर सामंजस्य पर आधारित हैं। यानी ये जो दोनों ही प्रकार की विचारधाराएँ हैं, ये दोनों ही प्रकार की विचारधाराएँ आपसी संबंध और सामंजस्य पर आधारित हैं। यानी ये दोनों ही प्रकार की जो हमारे पास में विचारधाराएँ हैं, ये दोनों ही प्रकार की विचारधाराएँ पूर्ण रूप से आपसी संबंध के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें कि ये जो दोनों ही प्रकार की विचारधाराएँ हैं, ये पूर्ण रूप से आपसी संबंध और संबंध के साथ साथ यह है सामंजस्य पर आधारित हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक विचारधारा ही अपने आप में क्या रखती है, अपने आप में अपना वर्चस्व रखती है, दूसरी विचारधारा इस वर्चस्व को रखती ही नहीं है। हम ये बात कैसे कह सकते हैं? हम ये बात नहीं कह सकते हैं। तो हम तो आपको यही बात बताना चाहेंगे कि परस्पर संबंध और सामंजस्य दोनों ही विचारधाराओं में पाया जाता है। यानी भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वह प्राकृतिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्तियों यानी भूगोल का जो मूल उद्देश्य है वो प्राकृतिक तथा मानवीय शक्तियों में सामंजस्य स्थापित करना है। यानी भूगोल का जो मूल उद्देश्य है, यदि भूगोल के हम मूल उद्देश्य की बात करते हैं तो भूगोल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक शक्तियाँ और प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं कौन सी शक्तियाँ, यानी मानवीय शक्तियों के में आपस में क्या स्थापित करवाना है, आपस में सामंजस्य स्थापित करवाना है। अर्थात मानव प्राकृतिक शक्तियों के मध्य और मानव अपने कार्यों के मध्य क्या स्थापित करे, मानव अपने कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करे और सामंजस्य स्थापित करके ही मानव अपने विकास की गति को क्या कर सकता है, मानव अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकता है। अर्थात यदि मानव ने प्राकृतिक शक्तियों के मध्य और प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ यदि हम आपसे बात करें कि मानव जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं और जो मानवीय जो गतिविधियाँ हैं, मानव ने भौतिक शक्तियों के मध्य यानी कॉम्बिनेशन नहीं किया तो मानव एक समय ऐसा आएगा कि मानव हताश और निराश होकर के क्या होगा, मानव हताश और निराश होकर के बैठ जाएगा और मानव के जो विकास की गति है वो विकास की गति वहीं पर ही रुक जाएगी। मानव उस विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा? क्योंकि मानव ने भौतिक शक्तियों के मध्य और मानव ने मानवीय शक्तियों के मध्य किसी प्रकार का तालमेल नहीं बिठाया है, कॉम्बिनेशन नहीं बिठाया है, सामंजस्य नहीं बिठाया है। तो हम आपको ये कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि संभववादियों ने जिस प्रकार से पूर्ण रूपेण किसको नकार दिया था, जिस प्रकार से पूर्ण रूपेण यानी नियतिवादी विचारधारा को नकार दिया था, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से नियतिवादियों का इस प्रकृति पर किसी प्रकार का कोई वर्चस्व ही नहीं है। हम उस वर्चस्व को कैसे हम नकार सकते हैं? नहीं, कि मानव को जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य किसने किया है? मानव को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य प्रकृति के द्वारा ही किया गया है। अर्थात प्रकृति जब तक मानव को प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाती तब तक हम ये बात कैसे मान सकते थे, हम कैसे कह सकते थे कि मानव अपने विकास की गति को आगे बढ़ा सकता है। तो आज मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंधों का जो हमारे जो लिज्म चल रहे थे, जो विचारधाराएँ चल रही थी, जो 3 प्रकार की हमारे को विचारधाराएँ पढ़नी थी, हमारे पास में एक विचारधारा तो कौन सी आई थी? हमारे पास में एक विचारधारा तो आई थी पर्यावरणीय निश्चयवाद। कौन सी विचारधारा? पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरी हमारे पास में जो विचारधारा आ रही थी वह विचारधारा हमारे पास में आ रही थी संभववादी विचारधारा।
और आगे जो हमारे पास में यानी विचारधारा आ रही थी, यह नियो डिटर्मिनिज्म की हम बात करेंगे। और जैसे ही हमारा नियो डिटर्मिनिज्म हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक हो जाएगा, उसी के साथ हमारा बीए पार्ट जो हमारा सेकेंड ईयर है, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष है, इस द्वितीय वर्ष का हम जिसकी आपसे बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात करें, यानी जो सेकेंड पेपर है इसकी प्रथम जो यूनिट है, ये प्रथम यूनिट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और हम कुछ ही फ्यू डेज में ही यानी एक क्लास के बाद में अप्रोक्स हम आपसे फिर बात करेंगे इसकी सेकेंड यूनिट की। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों यानी धन्यवाद। मिलते हैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ, नियो डिटर्मिनिज्म के साथ। ओके।